नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। दिल्ली एनसीआर में फैले प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद केंद्र सरकार भी हरकत में आ गई है। केंद्र ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि उसने 5 सदस्यों वाले टास्क फोर्स का गठन किया है। ये टास्क फोर्स प्रदूषण को रोकने के लिए दिए गए अदालत के निर्देशों का पालन करवाएगी। केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा है कि उसने दिल्ली के अंदर फ्लाइंग स्क्वाड की संख्या बढ़ा दी है। दिल्ली में 124 जगहों पर निरीक्षण टीमों को तैनात कर दिया गया है, जो ये सुनिश्चित कर रही हैं कि ट्रक राष्ट्रीय राजधानी के अंदर न आ पाएं। सिर्फ उन ट्रकों को इससे छूट मिलेगी जो सीएनजी से चलते हैं और जरूरी सामान लेकर आ रहे हैं। दिल्ली में फैले प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट कई बार सख्त टिप्पणी कर चुका है। अदालत ने गुरुवार को केंद्र व दिल्ली सरकार से कहा था कि ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है और प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि क्या वो ये चाहते हैं कि अदालत पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज पर बैन लगाए। दरअसल यूपी सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने कहा कि दिल्ली के प्रदूषण में यूपी के उद्योगों की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि राज्य के सभी उद्योग नीचे की ओर हैं और प्रदूषित हवा दिल्ली की ओर नहीं जाती है। इंडस्ट्रीज को बैन करने के विरोध में यूपी सरकार की ओर से कहा गया कि दिल्ली में हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करने के लिए पाकिस्तान की ओर से आने वाली प्रदूषित हवा जिम्मेदार है। इसके जवाब में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने कहा, तो क्या आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज पर बैन लगाएं? पंजाब कांग्रेस के लिए शुक्रवार को तब एक अच्छी खबर आई जब नामी सिंगर सिद्धू मूसेवाला ने पार्टी का दामन थाम लिया। विधानसभा चुनाव से पहले अपने नेताओं की लड़ाई से जूझ रही कांग्रेस को उम्मीद है कि सिद्धू मूसेवाला के आने से उसे चुनाव में फायदा होगा। इस मौके पर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने सिद्धू मूसेवाला का स्वागत किया। इस मौके पर सिद्धू मूसेवाला ने कहा कि कांग्रेस में सामान्य परिवार से आने वाला शख्स भी आगे आकर अपनी आवाज उठा सकता है। सिद्धू मूसेवाला की उम्र 28 साल है और उनकी पंजाब के अलावा भारत के दूसरे सूबों में भी जबरदस्त फॉलोइंग है। यूथ उन्हें काफी पसंद करता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी लगातार मोदी सरकार की नीतियों को लेकर हमलावर रहे हैं। वो चीनी घुसपैठ को लेकर भी सरकार से सवाल पूछते रहे हैं। इस बीच उन्होंने कहा है कि अरुणाचल में चीन के कब्जे को लेकर मेरे खुलासे से बीजेपी विरोधी मीडिया पूंजी बना रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे लोकसभा सांसद गाओ ने पुष्टि की है कि 1962 में पराजय के बाद से ही चीन ने अरुणाचल में घुसपैठ शुरू कर दी थी। स्वामी ने कहा कि मेरे अन्य स्रोत पुष्टि करते हैं कि 2015 से पीएलए ने पक्के गांव का निर्माण शुरू किया है। भीमा कोरेगांव मामले में सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज की जमानत को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बता दें 2018 से जेल में बंद सुधा भारद्वाज को बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने डिफॉल्ट जमानत दे दी थी, जिसमें कहा गया था कि एक अदालत जिसने उनके खिलाफ जांच को आगे बढ़ाया और उनकी नजरबंदी को लंबा किया, उसके पास ऐसा करने का अधिकार क्षेत्र ही नहीं था। बता दें इस मामले में गिरफ्तार किए गए 16 कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों में सुधा भारद्वाज पहली हैं जिन्हें डिफॉल्ट जमानत दी गई है। कवि व कार्यकर्ता बरबरा राव फिलहाल मेडिकल जमानत पर बाहर हैं। स्टैन स्वामी की इस साल 5 जुलाई को शहर के एक निजी अस्पताल में मेडिकल जमानत का इंतजार करते हुए मौत हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीयों की धमक की एक और खबर आ रही है। पराग अग्रवाल के ट्विटर के सीईओ बनने के बाद अब खबर है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की प्रमुख अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ को संगठन का दूसरे स्थान का प्रमुख अधिकारी बनाया जाएगा। वो आईएमएफ की फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जेफरी ओकामोटो की जगह लेने वाली हैं। चक्रवाती तूफान जवाद आज शाम तक बंगाल की खाड़ी के ऊपर आ जाएगा और शनिवार सुबह तक उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटों के करीब के क्षेत्र में पहुंचने की आशंका है, जिसके कारण दोनों राज्यों के तटों पर करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक हवा चलने की आशंका है। चक्रवाती तूफान को देखते हुए ओडिशा सरकार ने 13 जिलों के कलेक्टर को आपदा की स्थिति में निचले इलाकों वाले लोगों को वहां से हटाने को लेकर तैयारी के लिए कहा है। मालूम हो कि इससे पहले मई में यास और सितंबर में गुलाब तूफान का भी ओडिशा सामना कर चुका है। भारत में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मामले मिलने के बाद चिंता बढ़ गई है। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। संक्रमित लोगों में से एक शख्स बेंगलुरु में डॉक्टर है और उसके संपर्क में आए 5 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कर्नाटक की सरकार ने कहा कि इन सभी लोगों को आइसोलेट कर दिया गया है और उनके सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। बीते कुछ ही दिनों में यह वायरस दक्षिण अफ्रीका से शुरू होकर कई देशों में पहुंच गया है और दुनिया के कई देशों ने इस वेरिएंट से प्रभावित देशों से आने वाली उड़ानों को रोक दिया है।
कर्नाटक में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मामले मिलने के बाद राजस्थान के जयपुर में दक्षिण अफ्रीका से लौटे परिवार के 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद इन लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। चिंता की बात यह है कि इन लोगों के संपर्क में आए 12 लोगों में से 5 सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में पाया गया ये नया वेरिएंट दुनिया भर में हलचल पैदा कर रहा है। कहा जा रहा है कि यह अधिक तेजी से फैलता है और ये भी साफ नहीं है कि कोरोना के लिए बनाई गई वैक्सीन इस पर कितनी प्रभावी होगी। बीबीसी से बात करते हुए अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने तालिबान को अपना भाई बताया और उनके साथ काम करने पर जोर दिया। बीबीसी की याल्दा हाकिम को दिए साक्षात्कार में अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति करजई ने कहा कि मैं तालिबान को भाइयों की तरह देखता हूं और मैं दूसरे अफगान लोगों को भी भाइयों की तरह ही देखता हूं। हम एक राष्ट्र हैं, इसके लोग हैं। करजई ने कहा कि हमारा देश है, हम इस मिट्टी की संतान हैं, हमें इसे नहीं छोड़ना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान से दूसरे देशों में भागने वाले लोगों को वापस लौटने की भी अपील की। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।